इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले, समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है? विद्यालय है। यह समाजीकरण जो है सिद्धांत, इसमें द्वितीय कारक क्या है? विद्यालय, और प्रथम कारक आपका आएगा तो परिवार होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि समाजीकरण का द्वितीय कारक जो है विद्यालय है, और प्रथम कारक का भी आपको रखना है वो परिवार होता है। तो आपको सामाजिक का द्वितीय कारण ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा, दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया, प्रथम और द्वितीय में। अब हम सवाल आगे बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा समाजीकरण का प्रथम एजेंसी, ये देखिए सवाल आ चुका है। तो समाजीकरण का प्रथम एजेंसी परिवार है। ये परिवार ऑप्शन सही से चुनना है। ये 4 ऑप्शन एग्जाम में रहते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन सही जो है ये परिवार वाला चुनाव करना है। तो समाजीकरण का प्रथम एजेंसी और द्वितीय एजेंसी दोनों कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा परिवार और एक विद्यालय, ये दोनों दिमाग में रखना है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सवाल जो है गलती वहां से मार के आ जाते हैं एग्जाम में। अब सवाल आगे बात कर रहे हैं घरों से संबंधित प्रश्न, यानी किस स्टेट में किस तरह के घर बने रहते हैं, क्या विशेषता है, इसकी हमको जानकारी रखना है। इससे भी एक एग्जाम में आता है। तो असम आप देख रहे हैं, तो असम की हम बात कर रहे हैं। तो असम में कैसे घर बने रहते हैं? तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। कहीं भी ऑप्शन देखिए कि बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर का किस स्टेट में बनाया जाए, किस राज्य में, तो उसका ऑप्शन असम चुनना है। तो असम के घरों की विशेषता आप देख लिए। इसी तरह से और विशेषता है, अब गणितीय तर्कना का सूचक है। गणितीय तर्कना का सूचक क्या है? तो तर्क संगतता की क्षमता, तर्क संगतता की क्षमता है। गणितीय तर्कना का सूचक क्या है? तो तर्क संगतता की क्षमता है। ये दिमाग में रखना है। ये भी आपको सवाल अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा लेना है। तो गणितीय तर्कना का सूचक जो है वो आपको रखना है तर्क संगतता की क्षमता से। सवाल आगे हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, जड़ों का समूह। तो जड़ों का समूह हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मूल्य के जड़ों का समूह को खाते हैं, गाजर के जड़ों का समूह को खाते हैं, और चुकंदर। ये सवाल आते रहता है कि किनके कौन सा फसल या कौन भी फल का हम लोग जड़ का इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो ये सवाल आते हैं। तो जड़ों का समूह क्या क्या है तो आपको देख लिए। अब सवाल आगे क्यों ना बढ़ रहे हैं, बच्चे पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छी तरह से कैसे सीख सकते हैं? तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छे तरीके से सिखाने का सबसे मार्ग जो है उसको भरवाने के माध्यम से होता है। इसलिए टूर जो है यह स्कूल में साल में 2 बार किया जाता है, ताकि बच्चे परिभ्रमण भ्रमण करके सीखे। अब उसके बाद वान हेले संबंधित है किससे? ज्योमेट्रिक चिंतन से। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। ज्योमेट्रिक चिंतन से संबंधित कौन है? वान हेलेस। वान हेले वैज्ञानिक का नाम है। तो वान हेले किससे संबंधित है? तो ये ज्योमेट्रिक चिंतन से है। ये सवाल थोड़ा सा आता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। तो वान हेलेस जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक चिंतन से संबंधित है। सवाल आगे स्क्रीन पर आ चुका है, मच्छरों से फैलने वाले बीमारी। आप देखिए, ये मच्छरों की संख्या जहां बढ़ जाती है तो वहां कौन कौन सी बीमारी होते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी जो होगा डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया। ये आपको दोनों सवाल आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो डेंगू हो गया और चिकनगुनिया, मलेरिया हो गया। तो मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी है, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रखना है। सवाल आगे है, चिंतन में शामिल है। तो चिंतन में शामिल है संकल्पना, भाषा, कल्पना। तो ये चिंतन जो है इसमें कौन कौन चीज शामिल है? तो चिंतन में आपको शामिल संकल्पना हो जाएगा, भाषा होगा, कल्पना होगा। अब लौह तत्व के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी किसमें लौह तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। आंवला, गुड़, पालक। तो इसलिए लौह तत्व का प्रचुर मात्रा किस चीज में पाया जाता है? तो आंवला में, गुड़ में से आपको मीठा, और पालक में पाया जाता है। यह भी सवाल आपको रखना है दिमाग में। अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। तो अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक कौन सा जो है पक्षी घुमा सकता है? इसका आंसर जो है वो उल्लू है। यानी उल्लू ऐसा जानवर है जो पूरे गर्दन को आगे से पीछे तक घुमा करके सबसे ज्यादा घुमा सकता है। तो अपनी गर्दन का सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकने वाला जो है उल्लू है। महात्मा गांधी की दंडी यात्रा कब यात्रा शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा जो है वो शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। और ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि महात्मा गांधी का दंडी यात्रा 12 मार्च, इसमें सबसे जो डेट है ये 12 मार्च याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए आप जो है मार्च जो 12 है ये दिमाग में रखिए, इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं। तो महात्मा गांधी का दंडी यात्रा 12 मार्च 1930 में, इसमें इंपॉर्टेंट 12 मार्च है। और कहाँ से शुरू किया? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया है। सवाल आगे की ओर देख रहे हैं, गुजरात के निकटवर्ती राज्य। ये जो है एक न एक सवाल आता है। बिहार से निकटवर्ती क्या है, आंध्र प्रदेश से निकटवर्ती राज्य क्या है, गुजरात से क्या है, ये सारे सवाल आते रहते हैं। तो हमें यहाँ देख रहे हैं गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यही सवाल है। और ये आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये आपको दिमाग में रखना है। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, ये भी आपको कंप्लीट में रखना है। अब हम सवाल कर रहे हैं कि किस राज्य में मुख्य जो बोली है जो है वो अंग्रेजी है। फसल की जगह बोली होगा
तो नागालैंड में जो है मुख्य जो है अंग्रेजी जो बोला जाता है। अब टेपियोको का दूसरा नाम क्या है? कसावा। ये हमारा जो है ये नाम जो है बदलते रहते हैं, ये देखते हैं कुछ कुछ नाम का नामकरण जो है अलग तरह से किया गया है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो ये अपरिभाषित है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये भी सवाल आपको सीटेट में आ चुका है, ये सारा सवाल जो है रिपीटेड है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो अपरिभाषित होगा, इसका आंसर अपरिभाषित होगा, इन्फिनाइट्स होगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है। लोकसभा में समास क्या है? तो तत्पुरुष समास है। ये हिंदी से सवाल आ गए हैं और इसे ये सीटेट में संबंधित है। भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। भारत में हिंदी जो है वो किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। और सवाल दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? दुर जो व्यवहार, इसमें विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि है। दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद करेंगे तो दुर जो व्यवहार होगा, और किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि है। इससे दो सवाल आपको निकल रहे हैं। चार चांद लगाने का अर्थ क्या है? तो चार चांद लगाने का अर्थ है कि बहुत अधिक शोभा बढ़ा देने वाला, ये मुहावरा है, ये हिंदी से रिलेटेड है, ये भी सवाल आपको टच करते रहते हैं। तो चांद लगा दिए का अर्थ है, यानी चांद लगाना का मतलब है कि चार चांद लगाना का मतलब है बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना, ये मुहावरा है, ये आपको भली बात है, इसको भी दिमाग रखना है। ये भी सवाल जो है टच करते रहते हैं। संस्कृत शब्द में उपशब्द क्या है? सम लगा हुआ है। ये आपको उपसर्ग से संबंधित भी एक सवाल आता है, उपसर्ग पर भी कंप्लीट आपको रखना है। तो संस्कृत शब्द में जो है पहले सम बना है, तो सम जो कृत होता है, तो इस तरह से सम जो है हमारा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग आपको पता है कि ये जो है कोई भी शब्द के पहले लगता है। जीन पियाजे, चीन पियाजे में किस सिद्धांत का जो है ये प्रतिपादन किया? तो जीन पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये दिया गया है। ये सवाल आपको पीछे भी करवाया गया है, फिर भी करवाया जा रहा है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो जीन पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। कोहलवर्ग, ये दिमाग में आपको रखना है कि नैतिक जो है विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने। ये आपको रट लेना अच्छा से, ये सिद्धांत से सवाल 100% आता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग दिया। न्यून कोण में कोण का कितना बनेगा? 90 से कम, यानी 90 से जो भी कोण बनता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। अधिक कोण 90 से ज्यादा बनता है उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का फिक्स बनेगा, निश्चित 90 डिग्री का बनेगा, उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। तो ये तीनों कोण दिमाग में रखा, न्यून कोण 90 से कम रहेगा, अधिक कोण 90 से ज्यादा रहेगा, और समकोण रहेगा वो नेट 90 डिग्री का रहेगा, एकदम फिक्स है 90 डिग्री का। ये तीनों सवाल को कंप्लीट हो गया। पियाजे के अनुसार सूचनाओं को पैकेट क्या कहलाता है? तो स्कीमा। पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है? स्कीमा। स्कीमा पर सवाल पिछले भी आ चुका है और फिर यहाँ चर्चा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो मधुमक्खी का पालन का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक। यानी मधुमक्खी का सबसे जो पालन का है सही रूप से किस मौसम में किया जाता है, किस मंथ में? तो अक्टूबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब सवाल आगे हम बात करें पियाजे। ये पियाजे हमारे जो है ये बाल शिक्षा से बहुत संबंधित है, इससे एक न एक टच रहता है हमेशा, इसलिए इस लेसन को पूरा कंप्लीट करना है। पियाजे क्या है? तो पियाजे समावेशन है, इसे पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ शामिल किया जाता है। पियाजे के अनुसार समावेशन में क्या किया जाता है? पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ शामिल किया जाता है। ये पियाजे के द्वारा दिया गया। अब आगे हम पढ़ते हैं पूर्व संक्रियनात्मक अवस्था क्या है? तो 2 से 7 वर्ष तक। ये अवस्थाएं जो है, ये सारे अवस्थाएं जो है बच्चों का शैशवावस्था ही सब, उससे सवाल एक आता है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक है। यह भी सवाल है। गणित का प्रकृति कैसी होती है? तो गणित का प्रकृति तार्किक, श्रेणीबद्ध, अमूर्त होती है। ये आपको भी दिमाग में रखना है। तो गणित का जो है प्रकृति कैसी रहेगी? तार्किक रहेगी, श्रेणीबद्ध रहेगी, अमूर्त रहेगी। यह भी सवाल आपको कंप्लीट करके अच्छे से रखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। सवाल आगे कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल जब भी आता है तो लोग कंफ्यूज में चल जाते हैं, क्योंकि ये जो उत्तराखंड जल्दी में अलग हुआ है। तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। तो इस तरह से यह भी सवाल रखना है। हाथी से संबंधित भी सवाल आते हैं, कुछ हाथी के बारे में विशेष बातें हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये झुंड की सरदार में बोधी मादा एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं। इस तरह से ये हाथी की विशेषता थी, ये भी सवाल आते हैं। अब आगे हम बात करें कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? मैना। झटके से। अब पूरा ज्यादातर घुमाने वाला कौन है? तो वो हमारा ज्यादा उल्लू ज्यादा